मैं हूँ राघव सर। आप लोगों को शिव धनेश्वर ज्ञान निकेतन मदना के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। दोस्तों, अगर आज हमारा यह पहला वीडियो आप देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि हमारा जो वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि हम शिव धनेश्वर ज्ञान निकेतन मदना के ऑनलाइन क्लास में अनेकों तरह का कोर्स लेकर आए हैं। दोस्तों, आज का जो ये क्लास है वह हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करें उसके बारे में बताया जाएगा। हम यहाँ पर सीखेंगे हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने का तरीका। दोस्तों, यह जो आप चैनल अभी देख रहे हैं जिससे हम और आप जुड़े हैं वह है शिव धनेश्वर ज्ञान निकेतन, और हम जो क्लास लेके आए हैं हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखें। दोस्तों, हमने अभी तक क्या सीखा है? हमने सीखा है सब्जेक्ट वर्ब का परिभाषा, सब्जेक्ट और वर्ब का पहचान करना, साथ ही साथ वर्ब के प्रकार को सीखा है कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। और हम आज के वर्ग में सीखने जा रहे हैं वह है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पहचान करना, कैसे हम ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे, और नंबर यानी वचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं, और साथ ही हम बीच में चर्चा करेंगे। यानी आज का जो चर्चा करने का सब्जेक्ट है, विषय लिए है, वह कॉन्टेस्ट ऑफ टारगेट के पाठ्यक्रम के बारे में। दोस्तों, आपको जानकारी शायद होगा कि शिव धनेश्वर ज्ञान निकेतन मदना एक कॉन्टेस्ट, एक इनामी प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहे हैं जो 4 दिसंबर 2022 को होना है। दोस्तों, हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उसी सिलेबस से प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न का मॉडल सेट, प्रश्न सेट, उसका समाधान, सब का सब आपको आने वाले वीडियोज में मिलेगा। क्या इसका रूल रेगुलेशन होगा, इस इनामी प्रतियोगिता में इनाम की राशि क्या होगा। तो दोस्तों, अगर आप में से जो भी व्यक्ति इस ऑनलाइन एग्जाम में पार्टिसिपेट होना चाहते हैं वह पार्टिसिपेट हो सकते हैं। वैसे आपको जानकारी दे दूं कि शिव धनेश्वर ज्ञान निकेतन मदना के ऑनलाइन क्लास जो आप देख रहे हैं उसी वीडियोज में ये सारे सामग्री आपको उपलब्ध हो जाएगा। शिव धनेश्वर ज्ञान निकेतन मदना जो इनामी प्रतियोगिता का आयोजन 4 दिसंबर 2022 को करने जा रहा है, उसके फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। जिन्हें फॉर्म का आवश्यकता हो वह हमारे व्हाट्सएप नंबर पर फॉर्म का डिमांड करेंगे, हमें मैसेज सेंड करेंगे, हम उन्हें फॉर्म उपलब्ध करवा देंगे। और सारी जानकारी जैसे जैसे समय नज़दीक आता जाएगा हम सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो अब हम चलते हैं आज के कक्षा की ओर। जो हमें आज सीखना है वह है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पहचान करना और वचन का प्रकार। एक चीज़ और आपको बता दूं कि हम उन्हीं प्रश्नों को आपके कॉन्टेस्ट ऑफ टारगेट में रखेंगे जो हमने आपको बता दिया है। 30 नवंबर 2022 तक
जो हम आप लोगों को सिखाएंगे, बताएंगे, उसके अंदर से ही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जिसको आपको जवाब देना है। और जो विजेता होंगे हम उन्हें ऑनलाइन से ही पुरस्कार की राशि उन तक पहुंचाएंगे। आज हमें पढ़ना है ऑब्जेक्ट। क्या जी पढ़ना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का स्पेलिंग क्या क्या होगा? इसको दो ग्रुप में बांट लेते हैं, OBJ ECT, OBJ ECT। ऐसे अगर आप खंड करके वर्ड को याद करते हैं तो आसानी से याद हो जाता है और वो कभी आप भूलिएगा नहीं। कैसे पढ़ेंगे? OBJ, एक ही बार में बोलना है, OBJ ECT। क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्म। कर्म किसे कहते हैं? तो कहता है कर्ता को छोड़कर। क्या चीज? तो कर्ता को छोड़कर क्रिया के काम करने का फल। कर्ता को छोड़कर क्रिया के काम करने का फल जिस शब्द या शब्द समूह पर पड़ता है, उस शब्द समूह या शब्द को उस क्रिया का कर्म कहते हैं। कर्म किसे कहते हैं? तो जो भी आपका सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस में सबसे पहले आप खोजिए कौन सा काम हो रहा है, यानी क्रिया क्या है, काम कौन सा हो रहा है। तो बताता है कि जो भी काम होता है उसमें कर्ता को इग्नोर कर देना है, कर्ता को नहीं ध्यान में रखना है। और तब देखेंगे वह काम जो हो रहा है उस काम का रिजल्ट किस शब्द पर पड़ता है या किस शब्द समूह पर पड़ता है। जिस शब्द समूह पर या जिस शब्द पर उस क्रिया का प्रभाव पड़ता है, फल पड़ता है, उसी शब्द को या उस शब्द समूह को उस क्रिया का कर्म कहेंगे। जैसे है गाय घास खाती है। दोस्तों तो यहाँ पर बताएंगे कौन सा काम हो रहा है इस सेंटेंस में? गाय घास खाती है। कौन सा काम हो रहा है? इजली है, खाने का काम हो रहा है ना। हाँ, किसमें हो रहा है? खाने का काम। तो जरा सोचिए, वो जो खाने का काम हो रहा है वो किस पर उसका रिजल्ट आ रहा है? घास पे। यानी इसका ऑब्जेक्ट क्या हुआ? घास। और इसलिए देख रहे हैं यहाँ पर घास को अंडरलाइन कर दिया गया है कि यह ऑब्जेक्ट है। उसी तरह से आप देखिएगा वह किताब पढ़ता है। कौन सा काम हो रहा है? पढ़ने का। पढ़ कौन रहा है? तो वह। लेकिन वह क्या है? करता है। पहले ही आपको डिफिनेशन में बता दिया गया है कि कर्ता को हमको छोड़ के चलना है, यानी वह को साइड कर लेंगे। तो पढ़ता है, पढ़ने का काम जो है उसका फल किस पे पड़ रहा है? किताब पर। इसका मतलब हुआ किताब जो है आपका कर्म है। तो यहाँ पर एक कर्म है, इस सेंटेंस में एक कर्म है। क्या चीज? किताब। लेकिन और वह एक ही शब्द का है। तो ये कर्म जो है एक से अधिक शब्द का भी हो सकता है। जैसे आप इस पे गौर कीजिएगा, मुझे ये सुंदर फूल पसंद है। मुझे ये सुंदर फूल पसंद है। अब पसंद है, कौन कौन हो रहा है इसमें? पसंद है ना। तो अब देखिए उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? तो ये सुंदर फूल पर। इसका मतलब हुआ कि ये सुंदर फूल क्या है? कर्म है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी सेंटेंस में दो दो कर्म होते हैं, यानी एक से अधिक कर्म होते हैं, एक से अधिक ऑब्जेक्ट होते हैं। कोई जरूरत नहीं है कि कोई सेंटेंस है तो उसमें एक ही कर्म हो। एक ही सेंटेंस में एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे है उसने मुझे रुपए दिए। यहाँ पर कौन सी का काम हो रहा है? देने का काम हो रहा है। देने का काम का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? मुझे पर भी पड़ रहा है और रुपये पर भी पड़ रहा है। तो इसका अर्थ हुआ
इस सेंटेंस के दो ऑब्जेक्ट हैं। कौन कौन? एक मुझे और दूसरा रुपये। ये था आपका कर्म ऑब्जेक्ट के बारे में समझे कि कर्ता को छोड़ के क्रिया के काम करने का फल जिस शब्द पर पड़ेगा उस शब्द को या उस शब्द समूह को आप कर्म कहोगे। अब है कर्म को पहचानेंगे कैसे, यानी ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए है नियम। क्या नियम है? तो कहता है वाक्य के क्रिया के साथ, कौन सी? वाक्य के क्रिया के साथ क्या लगाकर सवाल कीजिए अथवा किसे लगाकर सवाल कीजिए। वाक्य के क्रिया के साथ क्या अथवा किसे लगाकर अगर सवाल करते हैं और जो शब्द या जो शब्द समूह उत्तर के रूप में आप प्राप्त करते हैं वही शब्द या शब्द समूह उस क्रिया का, किस क्रिया का? जो क्रिया दिया हुआ है, जिससे आपने क्या या किसे करके सवाल किए हैं, उस क्रिया का वह ऑब्जेक्ट होगा। अगर हाँ, किसी वाक्य क्रिया के साथ आपने क्या जोड़ के सवाल किया या फिर किसे जोड़ के सवाल किया और आपको कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, तो इसका क्या अर्थ निकलता है? इसका यही अर्थ निकलता है कि उस क्रिया के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जी हाँ, ऐसा होता है जब वाक्य में आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। तो इससे हमने क्या सीखा? 3 बात सीखे। क्या सीखे? तो पहला ये है कि कोई भी वाक्य बिना कर्म का भी हो सकता है, यानी कोई कर्म रहना वाक्य में कोई जरूरत नहीं है, रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। पॉइंट नंबर 2 कि वाक्य में एक कर्म रह सकता है, और दूसरी बात कि वाक्य में एक से अधिक भी कर्म रह सकता है या रहता है। तो हमको बस 2 ही चीज से सवाल करना है, क्या से अथवा किसे से, या फिर दोनों से कर सकते हैं। अगर दोनों से उत्तर प्राप्त आ गया हो गया तो इसका मतलब है कि उस वाक्य में 2 कर्म है। जैसे देखिए, गाय घास खाती है, इसमें कौन सा काम हो रहा है? खाती है, ये ना क्रिया है, तो उसके साथ क्या लगा दीजिए? क्या खाती है? क्या आपको उत्तर मिल रहा है? तो घास। तो घास क्या हो गया? कर्म हो गया। अगला सेंटेंस है वह किताब पढ़ता है। क्या पढ़ता है? तो किताब। तो किताब क्या हो गया? कर्म हो गया। अगला सेंटेंस है मुझे ये सुंदर फूल पसंद है। क्या पसंद है? तो ये सुंदर फूल। इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? ये सुंदर फूल। मेरे पिताजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे पिताजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। क्या करते हैं? मेरे पिताजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो यहां पर कौन चीज लगाइएगा? किसे बहुत प्यार करते हैं। इसमें क्या लगाना है? किसे बहुत प्यार करते हैं। तो क्या आएगा उत्तर? इसका उत्तर है मुझे, यानी मुझे शब्द जो है बहुत प्यार करते हैं क्रिया का ऑब्जेक्ट है। अगला है उसने मुझे रुपये दिए। उसने मुझे रुपये दिए। क्या दिए? तो रुपया। तो रुपया एगो कर्म हो गया। किसे दिए? तो मुझे। तो मुझे क्या हो गया? दूसरा कर्म होगा। क्या दिया? तो रुपये। तो रुपये क्या हो गया? एक पहला कर्म, यानी पहला ऑब्जेक्ट। और किसे दिए? तो मुझे। तो मुझे दूसरा कर्म। यानी इस वाक्य में 2 कर्म है, यानी 2 ऑब्जेक्ट है। अब आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्या चीज? कॉन्टेस्ट ऑफ टारगेट सिलेबस, यानी कॉन्टेस्ट ऑफ टारगेट जो इनामी प्रतियोगिता है
जो 4 दिसंबर 2022 को होना है। इसका आयोजन शिव धनेश्वर ज्ञान निकेतन के द्वारा होना है। उसके लिए जो सिलेबस रखा गया है वह यही सिलेबस है। आपका सिलेबस 2 पेज में अंकित है, जिसमें पहला पेज आपके सामने है। दोस्तों, इसमें गौर कीजिएगा, सबसे पहले हिंदी में लिखा हुआ है, यह हिंदी का स्ट्रक्चर है, और नीचे में इंग्लिश में लिखा हुआ है, वह अंग्रेजी सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। जैसे ऊपर में लिखा हुआ है, कर्ता प्लस विशेषण प्लस हैं या हूँ या है। फिर अंग्रेजी में लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, यानी इज आर एम में से कोई एक, और तब प्लस में एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या है ये आप देखें। यहाँ पर जो हिंदी वाक्य का बनावट और अंग्रेजी वाक्य का बनावट दिया गया है, इन्हीं स्ट्रक्चर पर आधारित ट्रांसलेशन आपसे पूछा जाएगा। कब? वही इनामी प्रतियोगिता जो है कॉन्टेस्ट ऑफ टारगेट, उसमें। वैसे इसका क्वेश्चन मॉडल पेपर आप लोगों को मिल जाएगा, उसका समाधान भी मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कहीं भी कोई परेशानी हो, समस्या हो, तो कमेंट करके हमें बताइएगा, उसका समाधान हम अगले वीडियो में जरूर कर देंगे। दोस्तों, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कर्ता प्लस विशेषण प्लस हैं या हूँ या है, इस स्ट्रक्चर का कोई आप हिंदी सेंटेंस बोलिए। या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि सब्जेक्ट प्लस इज या आर प्लस या एम प्लस अनकाउंटेबल नाउन, ये अंग्रेजी स्ट्रक्चर है। यह अंग्रेजी स्ट्रक्चर से आप कोई ऐसा अंग्रेजी का सेंटेंस बोलिए जो इस इंग्लिश स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। कभी आपको ट्रांसलेशन बनाकर कहेंगे कि उसका ट्रांसलेशन क्या होगा, कभी उसका हिंदी सेंटेंस कहेंगे बोलने के लिए, या फिर कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा हिंदी में, उसका कहेंगे अंग्रेजी स्ट्रक्चर बोलने के लिए, या फिर कोई हिंदी का ही सेंटेंस रहेगा, उसमें आपको पूछ दिया जाएगा कि यह वाक्य का जो आपको वाक्य है दिया गया है, वह वाक्य किस हिंदी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। यानी इसी सब तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कॉन्टेस्ट ऑफ टारगेट में। दोस्तों, इस इनामी प्रतियोगिता का नाम कॉन्टेस्ट ऑफ टारगेट क्यों रखा गया है? उसका रीजन है। क्या रीजन है? क्योंकि यहाँ पर आपको जो टारगेट दिया जा रहा है, इस टारगेट को पूरा करना है। कब तक? 30 नवंबर 2022 तक। हम 30 नवंबर 2022 तक इस सारे स्ट्रक्चर पर आप लोगों को ट्रांसलेशन बनाना सिखा देंगे। हम बता देंगे, सारे स्ट्रक्चर को विश्लेषण करके आप लोगों के सामने रखेंगे। आप लोग उस वीडियो को देखेंगे। जो समस्या होगा कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेजेंगे, हम समस्या का समाधान करेंगे। और जब आप भली भांति सारी चीज़ों को समझ लेते हैं, तब उसका हम एक टेस्ट लेंगे कि इस दरमियान में जो आपने टारगेट ले रखा है कि इसको हमको इतनी अवधि में पूरा करना है, उसमें आपने क्या सीखा, और जो आप उसमें नंबर प्राप्त कीजिएगा तो आप अपने आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा कि हमने इतना सीख लिया। इसीलिए इस प्रतियोगिता का नाम कॉन्टेस्ट ऑफ टारगेट रखा गया है। ये दो पेज में जो स्ट्रक्चर है, सबको हम 30 नवंबर 2022 से पहले आप लोगों को बता देंगे।
देखते हैं ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कब आपके समझ में आएगा? जब आप कर्ता, विशेषण, एक वचन गण संज्ञा, अगण्य संख्या, सिंगुलर, पुलर, यानी जो इसका परिभाषा है उसको सिर्फ याद ही नहीं, उसको भली भांत अगर आप समझ लेंगे तभी जाके इस ट्रांसलेशन को आप बना पाओगे और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे उसका उत्तर आप दे पाइएगा। तो ये था आपका कॉन्टेस्ट ऑफ टारगेट का जो सिलेबस है उसका प्रथम भाग, पेज 1। दोस्तों अब स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है पेज 2। इसका अर्थ है ये कॉन्टेस्ट ऑफ टारगेट में जो सिलेबस दिया गया है वह उसका दूसरा अंश, एक पार्ट वो था और एक पार्ट ये है। इसमें भी स्ट्रक्चर लिखा हुआ गया है। दोनों पेज के स्ट्रक्चर, पहले पेज में 10 स्ट्रक्चर हैं और इस पेज में 9 स्ट्रक्चर है। कुल 19 स्ट्रक्चर पर आप लोगों को प्रश्न किया जाएगा। इसलिए 30 नवंबर तक हमारे सारे वीडियो को आप निश्चित रूप से देखें, उससे सीखें और इस स्ट्रक्चर को पर हम अभ्यास भी करवाएंगे जो आगे वाले वीडियो में होगा। तो जो परिभाषिक शब्द है उसको आप 2, 4, 5 बार पढ़िए, याद हो जाएगा और वीडियोज को बार बार देखते रहिए ताकि आपके समझ में आएगा। और जब आप समझ जाएंगे तो ये सब ट्रांसलेशन बहुत ही इजी है और हम दिखा देंगे कि यह कितना इजी है, कितना सरल है और आप कैसे स्वतः बना लेते हैं। खुद हिंदी भी सेंटेंस बोलना शुरू कीजिएगा, हिंदी सेंटेंस स्वतः बनाइएगा और उसका फिर अंग्रेजी अनुवाद भी खुद भी कर लीजिएगा। तो चलते हैं आज के कक्षा का अगले पार्ट पर। दोस्तों आज के कक्षा का ये अगला भाग है, क्या है? नंबर। इसको कैसे फिर वह याद करेंगे? इसको भी नंबर को 2 खंड में कर लेंगे। NUMBER, क्या बोलेंगे? NUMBER, नंबर। नंबर माने वचन। नंबर जो है 2 तरह का होता है। नंबर के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन? सिंगुलर नंबर और दूसरा प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर यानी एक वचन। सिंगुलर नंबर मीन्स क्या होता है? एक वचन। और प्लूरल नंबर माने बहुवचन। अब ये सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं? क्या है? सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं? तो कहता है सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन और थिंग। सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन और थिंग, यानी एक वचन जो है वह एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध कराता है, यानी एक इकाई का बोध करावे। एक का, एक वस्तु हो जैसे कलम, यानी एक कलम। गाय, एक गाय। बिल्ली, बिल्ली कहने से क्या मतलब होता है? एक बिल्ली का बोध होता है। जैसे कहेंगे इंडिया, कितने जगह का बोध कराता है? एक ही जगह का, एक ही देश का। इसका मतलब ये सब क्या है? सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आते हैं। और जिस शब्द को बोलने से, जिस संज्ञा को बोलने से या सर्वनाम को बोलने से आपको एक से अधिक चीज का बोध हो, उसको आप क्या कहोगे? प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग। जैसे कहते कल में, तो इसका मतलब क्या है? एक से अधिक कलम है इसीलिए वह कलमे कहलाया। बिल्लियां, चींटियां। तो आप क्या देखते हो? इस शब्द को जब हम बोलते हैं तो उससे एक से अधिक वस्तु का बोध होता है, इसलिए उसको क्या कहेंगे? प्लूरल नंबर कहेंगे। तो दोस्तों जब एक वस्तु या एक स्थान का बोध हो या एक
आदमी का बोध हो, यानी किसी भी काय चीज का बोध हो, तो उसको आप सिंगुलर नंबर कहोगे, एक वचन कहोगे। और एक से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक वस्तु का बोध हो, तो उसको आप प्लूरल नंबर कहोगे। तो दोनों का डिफिनेशन आपने सीख लिया। अब है कुछ महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो आपको हमेशा याद रखना होगा। वो क्या है? देखिए, इस पे लिखा हुआ है स्क्रीन पे, नॉन अपने मूल रूप में सिंगुलर में रहता है। नॉन जो है संज्ञा, वह अपने मूल रूप में सिंगुलर नंबर में रहता है, एक वचन में रहता है। जैसे कौ कहते हैं तो वह एक वचन में है। कैट कहें तो इसका मतलब क्या है? बिल्ली, जो एक बिल्ली का बोध कराता है। और जब हमको कोई नॉन दिया हुआ है जो एक वचन में है, तो अधिकांश नॉन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आप सिर्फ एस या ईएस जोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल नंबर में आ जाएगा। जैसे कैट है, उसमें आप लगा दो एस, क्या हो जाएगा? कैट्स हो गया। कैट्स माने बिल्लियां हो गया। पेन, PEN, पेन, पेन माने कलम, और उसी में एस लगा दो, पेन्स, कलमे। तो दोस्तों, कुछ ऐसे नाउन हैं जिसमें सिर्फ आप एस या फिर ES दोनों में से कोई एक जोड़ देते हो, उसमें लगा देते हो, तब जो नया वर्ड बनता है वह प्लूरल नंबर में चला जाता है। ये किसमें होता है? एस या ES जोड़ने का काम किसमें करते हैं? नॉन में करते हैं, चूंकि नॉन अपने मूल अवस्था में सिंगुलर नंबर में होता है। तो क्या जितने भी नॉन है सब में हम एस या ES लगा देंगे तो हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। नॉन को सिंगुलर से प्लूरल में लाने के लिए एस या ES जोड़ना ही पर्याप्त नहीं है, उसके बहुत सारे रूल्स हैं जिसका चर्चा हम अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम उन्हीं विषय वस्तु पर जोड़ देंगे जो हमको ट्रांसलेशन बनाने में काफ़ी मददगार है या बहुत ही आवश्यकता है। हम जब नंबर के बारे में चर्च करेंगे विस्तृत रूप से, वो ग्रामर में जाके चर्च करेंगे। अभी हम नॉन भी पढ़ेंगे तो बहुत ही सीमित दायरा में पढ़ेंगे, विस्तार रूप से हम ग्रामर के क्लास में पढ़ेंगे। तो सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में लाने के लिए बहुत सारे रूल्स हैं, जिसको हम ग्रामर के चैप्टर में जो नंबर पढ़ेंगे उसमें हम उस पर विचार करेंगे। अभी हम इतना समझ लें कि कोई भी नॉन जो है वह अपने मूल रूप में सिंगुलर में रहता है। उस नॉन में एस या ES, साधारणतः एस या ES लगा देने से वो प्लूरल रूप में आ जाता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉन ऐसा है जिसमें सिर्फ एस या ES लगाने से ही काम हो जाता है, प्लूरल चला जाता है। अगला है, आप लोग वर्ब के बारे में तो जानते ही होइएगा, जैसे गो, कम, ईट, ड्रिंक। जी हाँ, ये सब जो वर्ब हैं वह वर्ब अपने मूल रूप में हमेशा प्लूरल में रहता है। नॉन का ठीक उल्टा, नॉन अपने मूल रूप में सिंगुलर में होगा, जबकि वर्ब अपने मूल रूप में प्लूरल में रहता है। नॉन में एस या ES जोड़ देते थे तो सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में आ जाता था, जबकि ये वर्ब जो है, वर्ब तो खुद अपने मूल रूप में प्लूरल नंबर में है ही। जब वर्ब में एस या ES जोड़ दीजिएगा तो वह वर्ब आपका सिंगुलर नंबर में आ जाता है। जी हाँ, वर्ब में एस या ES जोड़ने से वह वर्ब सिंगुलर नंबर में आ जाता है। अगला है कि सिर्फ काउंटेबल नॉन को ही प्लूरल रूप में
लाया जा सकता है। यहाँ पर मॉडर्न ग्रामर के अनुकूल नॉन को 3 भागों में बांटा गया है। मस्त थोड़ा सा हम नॉन के बारे में जिक्र करेंगे, अगले अध्याय में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे अगले क्लास में, और उससे भी विस्तृत रूप से नॉन को हम ग्रामर में पढ़ेंगे। तो अभी चलते हैं। नॉन को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? प्रॉपर नॉन, काउंटेबल नॉन और अनकाउंटेबल नॉन। तो सिर्फ यहाँ पर नाम से वाकिफ होइए कि नॉन को 3 भागों में बांटा गया है, प्रॉपर नॉन, काउंटेबल नॉन और अनकाउंटेबल नॉन। तो ये जो 3 श्रेणी के नॉन है उसमें से सिर्फ काउंटेबल नॉन का ही प्लूरल बनता है। काउंटेबल नॉन का ही प्लूरल फॉर्म होता है। प्रॉपर नॉन और अनकाउंटेबल नॉन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। क्या समझे? सिर्फ काउंटेबल नॉन का ही प्लूरल फॉर्म होता है और अनकाउंटेबल और प्रॉपर नॉन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। तो दोस्तों, आज का क्लास कैसा रहा? आपको क्या यह पसंद आया? तो आप वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आपके पास कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे जितने भी क्लास का वीडियो अपलोड होता है, अगर उससे आप लाभान्वित हुए हों तो दूसरे को भी लाभान्वित करने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और शिव धनेश्वर ज्ञान निकेतन मदना अपने ऑनलाइन क्लास में बहुत सारे कोर्स को कराने जा रहा है। जैसे आने वाले समय में हम पॉलिटेक्निक और ITI का क्लास भी शुरू करने जा रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति आज पहले दिन हमारे वीडियो को देख रहे हों तो सबसे पहले आप शिव धनेश्वर ज्ञान निकेतन मदना के चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन बटन को दबा देंगे ताकि हमारे सारे वीडियोज सबसे पहले आप तक पहुंचे।